हे गाइस, वेलकम बैक आर्ट थ्योरी मास्टरी। और ये जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है इसको भी जल्दी से कर लीजिए, और जो भी स्पेशल आपको क्वेश्चन लगे उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग नेम विद देयर जेनर्स एंड मूवमेंट्स। अब हमें शैली और मूवमेंट को उनके आर्टिस्ट के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे थियो वैन डॉसबर्ग, जो एक पॉप आर्टिस्ट है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे लुडविग हॉलबीन, जो एक डाई जुगिन वाले ग्रुप से रिलेटेड है। फिर आते हैं हॉर्न्स रूडी एडवर्ट। ये कुछ नाम ही ऐसे कि जल्दी से बोले ही नहीं जाते हैं। तो इसका है प्लाक्टिस्टिल बर्लिन से संबंध, ठीक है। फिर आते हैं शेपियार्ड फेरी, जो न्यू प्लास्टिसिज्म जो नीदरलैंड के अंदर था, इससे संबंध है, रिलेट करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1 4 3 2 1। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। कलर फील्ड पेंटर, कलर फील्ड पेंटर जो जिसको आप जैक्सन पोलाक के नाम से भी जानते हो, जो एक एक्शन पेंटर के नाम से भी जानता है। कलर फील्ड मतलब वही एक्शन पेंटर, ठीक है। एस्थेटिशियन है यहाँ पे सुजान के लेंगर, ठीक है, यहाँ पे के आएगा बीच में, सुजान के लेंगर। फिर आता फोर्टे, जो मैक्स अर्न्स्ट से रिलेटेड है, और नेवार्ट जो हेनरी रोस्सो से रिलेटेड है। और नेवार्ट का मतलब ये निकाला जाता है यहाँ पर, जो यानी बिना किसी आर्ट एजुकेशन से पेंटिंग करते हैं, जो यानी गॉड गिफ्टेड समथिंग कुछ कह सकते हो, बिना कुछ सीखे खुद ही ट्रेंड हुए जिन्हें कभी आर्ट के प्रिंसिपल नहीं पता, और समथिंग उन्होंने खुद ही एक्सप्लोर किया आर्ट को, तो वो आर्ट नेव आर्ट के अंदर आते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। 4 1 3 2 4 1 3 2। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो ये म्यूजियम है उसको हमें मिलाना है किससे, उनके प्लेसेस से। तो सबसे पहला आएगा हमारा मूसे गवर्नमेंट, जो ये मूसे गवर्नमेंट वाला है पेरिस के अंदर है, ठीक है। हर्मिट म्यूजियम आएगा हमारा ज्यूरिच के अंदर। और रिटबर्ग म्यूजियम आपको एम्स्टर्डम ले जाएगा। और रिजिक्स म्यूजियम आएगा हमारा सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। तो हमारे सारे सही सीक्वेंस में लग गए। 2 4 2 4। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। सुजान के लेंगर एस्थेटिशियन है हमारे। फिर आते हैं लाइसिपॉज हमें स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है। और कृष्णा रेड्डी हमारे प्रिंट मेकर हैं। और टिशियन हमारा वीनस ऑफ उर्बिनो पेंटर है, बहुत बढ़िया। और टिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले इसका लगा लेते हैं। सबसे पहले यानी चौथा तीसरा दूसरा, पहला। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। अनुपम सूद, जो एक प्रिंट मेकर थी यानी है अभी। अनुपम सूद एक लेडी है, ध्यान रखना। आनंद वर्धन जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया। अभिनव गुप्त, जिन्होंने नवे रस का यानी बताया कि शांत रस भी एक होता है, जो यानी मेंटल जो माइंड की स्टेटस होती है, जब पीस ऑफ माइंड होता है तो वो एक रस होता है। अमृता शेरगिल ने काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई, वो पेंटर है। तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया यहाँ पे 3 1 4 2। 3 1 4 2। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। प्री हिस्टोरिक में आएगा हमारा वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, और आपको इजिप्ट में दिखेंगे पिरामिड्स। ग्रीस में आपका पार्थेनोन आ जाएगा। और रोम के इटली के अंदर आपका बेसिलिका ऑफ कंस्टेंटाइन मिलेगा।
हमारा सही सीक्वेंस लग गया यहाँ पे 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। दीदारगंज यक्षिणी मौर्य काल की है, मौर्य पीरियड। विष्णु टेम्पल ऑफ एरन जो हमारा गुप्ता समय का आ जाएगा, और स्टैचू ऑफ कनिष्का जो कुषाण पीरियड में आ जाएगा। फिर आता है डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो के अंदर ब्रॉन्ज एज में है। ठीक है, तो हमारे सही सीक्वेंस लग गए हैं सारे 2 1 4 3 2 1 4 3। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। पॉप आर्ट से कौन रिलेटेड है? पॉप आर्ट से रिलेटेड है हमारे एंडी वॉरहोल। ठीक है, सररियलिज्म से कौन रिलेटेड है? येवेस टैंगी। मिनिमल आर्ट से कौन रिलेटेड है? स्मिथसन रॉबर्ट। और रेनिज्म से कौन रिलेटेड है? लैरी नोव। रेनिज्म क्या था? रशिया के अंदर चला था एक आर्ट मूवमेंट, ठीक है, और जिसका नेतृत्व लैरी नोव ने भी किया। ठीक है, तो ये है, और लैरी नोव तो रशियन ही आर्टिस्ट है। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया यहाँ पे 3 1 2 4 3 1 2 4। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। फिलिप किंग में आपको दिखेंगे इंग्लिश स्कल्पटर। और फिर चलते हैं। ऑटो फ्रेडरिच एक जर्मन स्कल्पटर है। एडवर्ड पाओलोजी एक स्कॉटिश स्कल्पचर है। हेनरी लॉरेंस फ्रेंच स्कल्पटर है। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया यहाँ पे 3 4 1 2 3 4 1 2। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग। फोटो मोन्टाज के लिए जाएंगे हमारे जॉन हर्टफील्ड। द एगनी ऑफ एक्टिसा ये पिक्चर बनी है माइकल एंजेलो के ऊपर। फाउंड ऑब्जेक्ट हमारा ड्यूचैम्प खोज के लेके आते हैं, यानी एक थ्योरी है बेसिकली, जैसे रेडीमेड की थ्योरी थी फाउंटेन वाली की, तो वैसे ही फाउंड थ्योरी है ड्यूचैम्प की। ये थ्योरी दी थी इसने ड्यूचैम्प ने जब ये फाउंटेन लेके आया था, और ऐसे ही यानी इन बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था ड्यूचैम्प ने। फिर आता है लस्ट फॉर लाइफ, ये है यानी ये मूवी वैन गॉग के ऊपर बनी है। बेसिकली एक किताब भी लिखी है सेम नेम की, लस्ट फॉर लाइफ। तो हमारा हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आर्टिस्ट ऑफ द अर्ली रेनेसांस। अर्ली रेनेसांस के जो आर्टिस्ट हैं हमें उनको सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पुराना है वो आएगा। सबसे पुराना जियोतो है जो 1267 में यानी इनका जन्म होता है। फिर फ्रा एंजेलिको आते हैं 1395 में। मैं इनका बर्थ डेट बता रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से याद भी हो जाए और आप अंदाजा लगा सको। मसाचियो का जन्म 1428 में, बोटिचेली का जन्म 1445 में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताने का यही रीज़न है कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए और उसको जल्दी से आप ग्रैब कर लो कि आगे की यानी इन तीनों में से कोई 3 दिखे तो आप उससे भी अरेंज कर सको। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 स्टेप ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म। जो आर्ट क्रिटिसिज्म के 4 स्टेप होते हैं हमें वो बताना है। तो सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्शन ही आता है। डिस्क्रिप्शन के बाद हम एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को। एनालाइज करने के बाद फिर इंटरप्रेट करते हैं उस चीज़ को कि अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। फिर उस पे लास्ट में जजमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। हमें समय के अनुसार सही लगाना है। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात है पीस मोल्डिंग, कास्ट वैक्स, क्ले मॉडलिंग। तो ये लॉस वैक्स का प्रोसेस का बीच का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम क्ले मॉडलिंग करते हैं, अपना मॉडल रेडी करते हैं, फिर उसकी मॉडल करते हैं यानी पीस मोल्ड में लेके आते हैं उसको। फिर पीस मोल्ड में लेके आने के बाद दोबारा मोल्ड करते हैं, उसका वैक्स बनाते हैं, फिर वैक्स कास्ट करते हैं उसी यानी क्ले मॉडलिंग वाला।
वैक्स कास्टिंग करने के बाद उसको डी वैक्स करते हैं, मतलब बर्न आउट कर देते हैं और उसमें अपना मेटल का जो अलॉय होता है ब्रॉन्ज का वो डाल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस होता है हमारा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे सामने। सेलेक्ट द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वुड कट प्रोसेस। जो वुड कट प्रोसेस होता है उसको रिवर्स में हमें ले जाना है। तो रिवर्स में क्या होगा, पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से सही सीक्वेंस बनिएगा वैसे। तो वो यहीं से देखो आप, ड्राइंग सबसे पहले करेंगे, फिर एनग्रेविंग करेंगे, फिर इंक लगाकर हम प्रेस करके उस पेपर पर अपना प्रिंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरा यानी मानना है जैसे ही रिवर्स पढ़ो ना आप, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो माइंड में थोड़ा से डाउट हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे सामने। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ देयर इंसेप्शंस एज एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। एडवर्टाइजिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको हमें जो इंसेप्शन जो देखे गए उसके अकॉर्डिंग लगाना है, जो सबसे पहले आए वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमारा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा इवॉल्व होता है जो ब्रांड की पोजीशन की ओर ले जाता है। फिर मीडिया में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है, तो मीडिया बाइंग आती है। और फिर आजकल जो वायरल मार्केटिंग चल रही है जिसमें हम नेट का यूज़ करते हैं और चंद सेकंडों में चीज़ों को वायरल कर देते हैं। तो ये सारा क्या है, इवोल्यूशन है सारा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे सामने। चूज अ रिवर्स, देखिए रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑफ स्कल्पचर ऑफ माइकल एंजेलो। जो माइकल एंजेलो के स्कल्पचर है, मूर्ति है, उसको हमें रिवर्स क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से स्टार्ट करो अगर आपको सही से करना है। तो पहले तो आप जैसे ही कंपैरिजन होता है ना, तो चारों का कंपैरिजन होता है। ऐसा नहीं कि एक 1800 में एक 1700, नहीं, इन चारों में कंपैरिजन करना होता है। कौन पहले आया, कौन बाद में, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे आप तो सबसे यानी नया देखने को मिला है। रिवर्स है ना ये, तो यहाँ पे सबसे नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैडोना वाला है, मैडोना का आपको यानी जो रिलीफ में बनाया था माइकल एंजेलो ने 1990 से 92 के बीच में, ये रिलीफ में बनाया था मैडोना ऑफ द स्टार। ठीक है, रिलीफ वर्क है ये, कोई 3D वर्क नहीं है कोई स्कल्पचर का। ठीक है, माइकल एंजेलो का ये। फिर आता है बक्कूस की ओर। जो बक्कूस बनाया था माइकल एंजेलो ने 1496 से 97 के बीच बनाया था, ये प्रॉपर स्कल्पचर है। फिर आते हैं पिएटा बनाया था इसने 1498 से 99 के बीच। फिर डेविड आता है 1501 से लेकर 4 के बीच। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपका यानी रिवर्स में लिखा हुआ है तो आप चलना सीधा ही है, बट उल्टी साइड से चलना है। ठीक है, सीधा ही रखो, क्योंकि माइंड को अगर आप उल्टा ले जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं टाइम का ही लूज होगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे सामने। चूज द फॉलोइंग आर्टिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमें समय के अनुसार लगाना है। अब हम नॉर्मल की तरह चलेंगे, तो पहले चारों को देखना है। चारों को देखने के बाद जो सबसे कम यानी दिखेगा यहाँ पे, सबसे पहले पैदा हुआ हो वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पेब्लो पिकासो ही आएगा 1881। और पेब्लो पिकासो को डेट ऑफ बर्थ याद करने की टेक्निक बताता हूँ। 18 को उल्टा कर दो उल्टा करते ही आपको 1881 याद हो जाएगा तुरंत। और फिर मोडिग्लियानो आते हैं 1884 में। फिर आते हैं जॉन मीरो 1893 में। और लास्ट में आते हैं मोहाली नागी जो 1895 में जन्म होता है जिनका। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस यहाँ पे 4th हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने। अरेंज द स्टेप्स ऑफ द फोटोग्राफिक प्रिंटिंग इन डार्क रूम इन राइट प्रोग्रेशन। देखिए, जो हम नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह निकालते हैं फोटोग्राफिक खींचने के बाद, जो डार्क रूम में प्रोसेस चलता है ना, उसके बारे में हमें राइट प्रोसेशन में नहीं बताना है, राइट जो सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अपनी नेगेटिव निकाल कर उसको कैमरे में लगाते हैं। उसके यानी अलग कैमरे आते हैं
नेगेटिव को यानी वो एक्सपोज करता है, जब भी तो डार्क रूम होता है। क्या होता है, हम नेगेटिव निकाल के उस कैमरे के अंदर लगा देते हैं और नीचे फोटो पेपर लगा देते हैं अपना। उस फोटो पेपर पे यानी कैमरा एक्सपोज कर देता है, ठीक है, एक्सपोज कर देता है लाइट के थ्रू। तो फिर जो एक्सपोज करता है ना वो दिखता नहीं है तुरंत, वो कब दिखता है, जब हम उसे इमर्शन इन डेवलपर जब डेवलप करते हैं। डेवलप करने के लिए 3 यानी स्टेजेस यानी 3 लिक्विड में डाला जाता है। पहले DAV में डाला जाता है, फिर ऑफ में डाला जाता है, फिर स्टॉप में डाला जाता है। तो ये 3 स्टेप में यानी बाथ के अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता। जैसे इन तीनों से यानी 10-10, 20-20 सेकेंड, 50 सेकेंड को यानी डुबाया जाता है, तो इमेज जो होती है ना क्लियर हो जाती है। फिर पानी के अंदर डुबा के थोड़ा सा फिर ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। स्टॉप बाथ में यानी ये डेवलपमेंट में ही आ जाएगा। फिर ड्राइंग किया जाता है, सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, उससे फिर हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है डार्क रूम का कंप्लीट। और ये डार्क रूम में इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे मैंने बताया एक्सपोजर में कुछ आ सकती है गड़बड़ी, और बाकी तो फिर डेवलप वगैरह ड्राइंग तो आराम से ओपन एरिया में लाइट के साथ कर सकते हो। एक्सपोजर में ही आपको डार्क रूम चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट। अब हमें जो क्रोनोलॉजी लगानी है वो इंडियन आर्ट के पीरियड की लगानी है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये कंपनी वाला आएगा जो एक कंपनी शैली थी। आपको पता है अंग्रेजों ने 200 साल यानी इंडिया के ऊपर राज किया, तो ये उसी समय कंपनी शैली भी कंपनी पेंटिंग अपने प्रचार प्रसार पे थे, जिसका केंद्र था पटना, ठीक है। तो कंपनी शैली फैली अपने, तो ये अराउंड 17वीं से 18वीं शताब्दी। हमें आज़ादी कब मिली? 1947, मतलब 20वीं शताब्दी। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी तक हमारी कंपनी की पेंटिंग का पीरियड चला। फिर 18वीं से 19 और फिर 20वीं तक। फिर 20वीं शताब्दी में बंगाल का रिवाइवलिज्म हुआ। 20वीं शताब्दी में फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट आते हैं 1947 करीब, वही 20वीं सेंचुरी। फिर स्कल्पचर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। हमें सही प्रोसेस लगाना है। तो सबसे पहले हमारा आना चाहिए यहाँ पे, ये सारा वुड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा, पहले हम ना वुड को पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद क्या करते हैं, वुड को कार्व करते हैं, ठीक है। जैसे वुड कार्व करते हैं टूल से, उसके बाद हम वुड के ऊपर इंक अप्लाई करते हैं, ठीक है, इंक ऑन ब्लॉक। फिर उसका इम्प्रेशन ले लेते हैं लास्ट में, पेपर पे लगाकर, यानी थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है पेपर के बाद, कि पेपर के ऊपर भी प्रेशर लगाना पड़ता है चम्मच से, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्कल्पटर। क्रोनोलॉजी में लगाने समय के अनुसार स्कल्पटर्स को, जो मूर्तिकार है, तो डोनाटेलो है जो सबसे पहले आएगा। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है इन सबसे आगे आता है, जो है 1386 इटली के अंदर। फिर आता है मेड्रोडो रोसो, ये भी इटली के ही कलाकार है, 1858 में इनका जन्म होता है। फिर आता है नाम गाबो, जो 1890 में जन्म होता है जिनका, और इनका यानी जन्म होता है रशिया के अंदर। फिर आता है हैंसन, जो यूएस के आर्टिस्ट है, और 1925 में इनका जन्म होता है। तो आपने देखा कि 1300, 1800, 1890 एंड 1900, तो सारा हमारा सही सीक्वेंस में लग गया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ यूरोपियन पेंटिंग। अब हमें यूरोपियन की पेंटिंग्स है उसको हमें सीक्वेंस में लगानी है। तो सबसे पहले आएगा द बर्थ ऑफ वीनस। द बर्थ ऑफ वीनस आपको पता ही होगा, बॉटिचेली द्वारा बनाया गया था। बॉटिचेली ने इसको बनाया था 1480 में। और फिर आता है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट बनाया था जियोर्जियोनी ने, जियोर्जियोनी। और जियोर्जियोनी ने इसको बनाया था 1506 से 1508 के बीच में। फिर आता है जिप्सी गर्ल, जो फ्रांस हॉल बनाया था, फ्रांस हॉल्स। और इसका समय पीरियड
वही है आपका 1628, ठीक है, इसका समय पीरियड है 1628। द टॉयलेट ऑफ वीनस ये बनाया था डिएगो वेलेजुएला। डिएगो, यहाँ पे आइएगा पहले, डिएगो वेलास्क्यूज, ठीक है, वेलास्क्यूज, ये क्यू है और ये जेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये द टॉयलेट ऑफ वीनस का, यानी डिएगो वेलास्क्यू ने बनाया था। कब बनाया था? 1647 में, ठीक है। तो हमारा सही सीक्वेंस लग चुका है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे सामने। अरेंज द टैगलाइन अफिक्स टू द प्रोडक्ट एज पर देयर अपीयरेंस इन द डिजाइनिंग सरफेस। अब हमें जो टैगलाइन वगैरह दी रखी है अपीयरिंग, जो इनके अपीयरेंस मतलब देखे गए उनके अनुसार लगाना गया कि कौन सा पहले आया बाद में आया। तो सबसे पुराना ही आएगा, सबसे पहले जो नाइक का है बिकम इंडियन, ठीक है, बिकम्स इंडियन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाइक का बिकम्स इंडियन आया था, फिर उसके बाद आया था ड्यूरेक्स डू द रेक्स, फिर लक्स शॉप आया था, फिल्म स्टार्स ब्यूटी, फेवरेट ब्यूटी शॉप, सेलिंग हैमबर्गर इन द लैंड ऑफ सेक्रेड काउ, मैकडोनल्ड। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्निक्स इन ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो टेक्निक आई उसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा ड्राई पॉइंट इचिंग, फिर मेटल, फिर लाइन एचिंग, देन एक्वाटिंट, ठीक है। ड्राई पॉइंट में हम नीडल का यूज़ करते हैं, मेटल एनग्रेविंग में एनग्रेव करते हैं, जैसे ब्रोनी हो गया, ब्रोनिशर हो गया, और लाइन एचिंग में हम एचिंग मतलब एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वाटिंट में हम रेजिन का यूज़ करते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूजियम इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर म्यूजियम इस्टेब्लिश हुए हैं उसका यानी हमें क्रोनोलॉजी लगाना है अब। तो सबसे पहले आपको पता ही है जो इंडियन म्यूजियम बना कोलकाता के अंदर, और ये बना था कोलकाता के अंदर 1814 के अंदर। इंडियन म्यूजियम नाम है इसका, ठीक है। फिर आते हैं मद्रास म्यूजियम, जो मद्रास की गवर्नमेंट ने बनाया था तमिलनाडु के अंदर, और ये बना था 1851 में। फिर आता है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का यानी अब जो रिसेंट नाम है वो है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, वास्तुकला संग्रहालय। प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम चेंज कर दिया गया है ये, और ये बना था 1922 में। और नेशनल म्यूजियम पे आते हैं जो बना था 1949 में, ठीक है। तो हमारा ये सही सीक्वेंस हो जाएगा 1814, 1851, 1922, 1949। तो और ये नेशनल म्यूजियम आपको पता ही है न्यू दिल्ली के अंदर है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आर्टिस्ट। अब हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाने किसके? आर्टिस्टों के। तो सबसे पुराना देखना पड़ेगा, सबसे पुराना कौन है यहाँ पे? सबसे पुराना है यहाँ पे राम कुमार जो बनारस के घाट दृश्य बनाया करता था जबरदस्त, ठीक है। तो इनका जन्म 1924 में होता है और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ही हैं, ठीक है। हिमाचल में इनका जन्म होता है। सतीश गुजराल जो यानी प्रधानमंत्री गुजराल के भाई थे, सतीश गुजराल, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ झेलम के अंदर 1925 में, ठीक है। फिर आते हैं अकबर पदमसी जो 1928 का जन्म है अकबर पदमसी का, और ये मुंबई महाराष्ट्र का जन्म है इनका, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर आते हैं लास्ट में मनु पारेख जो गुजरात के रहने वाले और वहीं पर यानी काम वगैरह किया। इनका जन्म 1939 में हुआ, ठीक है, गुजरात से है। तो हमारा सही सीक्वेंस लग चुका है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्डर ऑफ रोमन ट्रियम्फल आर्क्स। जो रोमन के ट्रियम्फल आर्क है उसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। ट्रियम्फल क्या होता है? जो यानी 3 गेट होते हैं ऐसे करके, ठीक है, और फिर ऐसे करके समथिंग होता है। ये रोमन समय में कुछ ज़्यादा फेमस था, ठीक है। तो ऐसे ट्रियम्फल आर्क्स हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा ये आर्क ऑफ ड्यूरसस का, जो बहुत सारा यानी 216 BC का है। फिर आता है आर्क टीटियस वाला। आर्क ऑफ टीटियस ये है हमारा 81 AD का। फिर आता है आर्क्स ऑफ सेप्टिमिनस सर्वस। ये सेप्टिमिनस सर्वस वाला आता है हमारा सेवरस। सेप्टिमिनस सर्वस वाला आता है 1800 यानी 138 AD का। फिर आता है आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन का है 332 AD का, ठीक है। तो ये सारे सही सीक्वेंस में लगा दिया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे सामने। अरेंज द प्रोडक्ट्स एंड द टैगलाइन अफिक्स ऑफ देम एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर इंट्रोडक्शन इन एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब जो यानी एडवर्टाइजिंग मीडिया में यानी टैगलाइन वगैरह इंट्रोडक्शन हुई, उसकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। जो सबसे पहले आया है, लास्ट में कौन सा है, तो इसका आंसर है वैसे तो 4th। इसमें एनासीन है जो फास्ट इनक्रेडिबल फास्ट रिलीफ वाला टैगलाइन के साथ आ जाएगा। हेड एंड शोल्डर आएगा क्लिनिकल प्रूवन टू रिड्यूस योर डैंड्रफ। डोमिनोज का आ जाएगा पिज्ज़ा के साथ, यू गेट इट फ्रेश हॉट पिज्ज़ा डिलीवर टू योर डोर इन 30 मिनट और लेस। फिर आता है लास्ट में फेडेक्स, जो कहता है व्हेन इट एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज़ टू बी ट्रू ओवरनाइट। तो हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सही समय के अनुसार लगाना है। तो डांसिंग गर्ल तो हमारे मोहनजोदारो की हो गई। फिर हाँ सही है, डांसिंग गर्ल हमारी मोहनजोदारो की होगी, 5000 वर्ष की आप मान सकते हो इसे। और फिर चौरी बियरर हो गई जो 3rd BC की है। फिर आती है ट्रम्प यानी त्रिमूर्ति, जो यानी एलिफेंटा केव में मिलती है हमें। फिर आती है नटराज, जो साउथ इंडिया का यानी जब चोल वोल के शासन में काफ़ी सारी नटराज की मूर्ति बनी। तो ये सारे हमारे सही सीक्वेंस है। 3rd ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द स्कल्पटर पेंटर। जो मूर्तिकार या पेंटर है उनको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे पुराना आएगा जो है सोमनाथ होरे। इनका जन्म 1921 बांग्लादेश में होता है। फिर आते हैं राघव कनेरिया। राघव कनेरिया का जन्म 1936 और ये गुजराती आर्टिस्ट है, ठीक है। फिर आती है लतिका कट, जो यूपी का जन्म है लतिका कट का, और महिकी यानी आर्टिस्ट है। और इनका जन्म 1800 यानी 1948 में होता है। और फिर आती है लास्ट में रत्नाबाई कांत। रत्नाबाई कांत जो काफ़ी यानी मैंने इसके वीडियोस वगैरह देखे, ये इंस्टॉलेशन वगैरह करती थी और अपने मैसेज को जैसे शांति निकेतन हो गया और कई जगह हो गए बड़े अच्छे से प्रेजेंट करती थी, ठीक है। वैसे अभी ये नहीं रही, 1972 का जन्म है इनका और 2014 में ये निकल ली थी, ठीक है। तो ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा। 3rd ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे सामने। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। अब हमें असर्शन और रीजन में बताना है। तो 81 का असर्शन कहता है इम्प्रेशनिज्म एंड पोस्ट इम्प्रेशनिज्म वर मूवमेंट अगेंस्ट द कैमरा। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जब कैमरा आया था तो इसने पेंटिंग को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया था और लोगों के यानी इमोशनल और बहुत सारी जो कैप्चर करने वाली चीज़ें थी वो समय पे होने लग गई थी। तो कैमरा ने काफ़ी इफ़ेक्ट किया था एक आर्टिस्टिक लाइफ में। तो उसी के जवाब में इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म चला। तो हमारा असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। असर्शन देखते हैं इसका। असर्शन कहता है बिकॉज इन्वेंशन ऑफ द कैमरा डिस्कार्डेड द रेलिवेंस ऑफ एन आर्टिस्ट।
बिल्कुल सही कह रहा है, यानी जो आर्टिस्ट का रिलेवेंस था वो काफ़ी हद तक कम कर दिया कैमरा ने। तो हमारा बोथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे सामने, विच बिलो और स्टेटमेंट, ठीक है। तो असर्शन कहता है राम किंकर स्कल्पचर इज करेक्टराइज्ड बाय ट्रिमेंडस एनर्जी, एक्सपीरियंस एंड वाइटलिटी। असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है, जो राम किंकर बेच के जो स्कल्पचर है उसकी जो विशेषता है करेक्टराइज किया जाता है, उसमें ट्रिमेंडस एनर्जी होती है उसके अंदर, बहुत यानी एनर्जी दिखाई जाती है, एक्सपीरियंस दिखाया जाता है और वाइटलिटी। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही कहा जा रहा है। रीजन है बिकॉज ही वॉज सैचुरेटेड विद द इंटेंस लव फॉर लाइफ, क्योंकि वो यानी सैचुरेट करता है क्या, इंटेंस लव फॉर लाइफ। तो यहाँ पे रीजन हमारा सही है, असर्शन भी सही है, हमें बहुत हर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे सामने, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन, वही असर्शन पे आते हैं। Each artwork is an emotional transformation of the sensory perception। यहाँ पे कहा जा रहा है जो each artwork यानी हर एक artwork emotionally transformation of their sensory perception। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी हर एक जो काम होता है आर्टिस्ट का, आर्टवर्क होता है, वो कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ ए सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, अपनी परसेप्शन के ऊपर। और रीजन दिया जा रहा है बिकॉज द सब्सटेंस विदाउट सेंसरी परसेप्शन डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सब्सटेंस का यूज का यहाँ पे गलत किया जा रहा है कि, ठीक है, रीजन तो हमारा सही है कि हर एक इमोशनल यानी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है हर एक वर्क में सेंसरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक आर्टिस्ट के अंदर। बट यहाँ पे रीज़न गलत दिया जा रहा है कि सब्सटेंस विदाउट सेंसरी परसेप्शन डजंट एग्जिस्ट, कि बिना सब्सटेंस के, बिना तत्व के जो भी है आपका पदार्थ, उसके बिना यानी सेंसरी परसेप्शन यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारा रीज़न गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे सामने, विच गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन। तो असर्शन पे आता है सीधा। असर्शन कहता है पेंटिंग्स ऑफ गुस्ताव कॉर्बेट कंटेन्स इमोशनल ब्लीकनेस एंड प्रिसिएशन ऑफ लाइट एंड फॉर्म। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो गुस्ताव कॉर्बेट की जो पेंटिंग्स हैं उसमें इमोशनली ब्लीकनेस दिखेगी आपको, ठीक है, प्रिसिशन ऑफ लाइट एंड फॉर्म, और लाइट और फॉर्म का एक प्रीशियस चीज़ दिखेगी, ठीक है। उसके यानी बनाने की टेक्निक ऐसी ही थी। और रीज़न दिया जा रहा है ही फेल्ट पेंटिंग शुड डिपिक्ट ओनली व्हाट इज टेंजिबल विजिबल टू द आर्टिस्ट। और वो ये सच में मानते थे कि जो रियलिटी है, टेंजिबिलिटी मतलब रियलिटी, विजिबल टू द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट में यानी उसे दिखानी चाहिए, डिपिक्ट, ठीक है, आर्टिस्ट शुड डिपिक्ट इन हिज पेंटिंग, जो उसे फील किया जा रहा है, ठीक है। तो रीज़न हमारा सही है, असर्शन हमारा सही है, तो बहुत सारा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 का 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे सामने। असर्शन कहता है नॉन फिगरेटिव ब्यूटियस क्रिएशन पैरेलल टू म्यूजिक आर पॉसिबल थ्रू कलर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है जो हम नॉन फिगरेटिव चीज़ें बनाते हैं, ब्यूटीज बनाते हैं, समथिंग क्रिएट करते हैं, तो वो म्यूज़िक के जैसे होता है, कुछ पैरेलल टू म्यूज़िक आर पॉसिबल थ्रू कलर्स, और कलर के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है, कलर के थ्रू वो पॉसिबल है। रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एन ऑब्जेक्ट एनालॉगी फॉर एन एस्थेटिक क्रिएशन। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बिकॉज नॉट नेसेसरी कि उसकी ऑब्जेक्ट एनालॉगी और कोई एस्थेटिक क्रिएशन की ज़रूरत भी नहीं है इधर, ठीक है। तो हमारा रीज़न असर्शन दोनों सही है। अगर आप कुछ नॉन फिगरेटिव क्रिएट कर रहे हो तो आपको यानी नई एस्थेटिक सेंस की ज़रूरत है, वो तो आपकी यानी मन में जो भी चल रहा है वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा असर्शन रीज़न बिल्कुल सही है, बहुत आर्ट करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे सामने। असर्शन कहता है स्कल्पटर
occasionally add a small quantity of salt to a molten bronze mass. Salt नहीं डालते, दूसरा कुछ डालते हैं। रीज़न कहा जा रहा है बिकॉज इट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रॉन्ज एंड सॉफ्ट इट फिजिकली। तो सॉफ्ट को तो करता है बट यहाँ पर आकर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा असर्शन भी गलत हो जाता है और रीज़न भी गलत हो जाता है। तो हमारा बोथ आर यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे सामने। असर्शन कहता है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन इज एग्जीक्यूटेड बाय क्रिएटिंग अ कोहेरेंसिव मैसेज दैट टाइज टुगेदर कंपनीज वैल्यू सिग्नेज बिजनेस कार्ड यूनिफॉर्म्स मेन्यूज व्हीकल्स डीकल एंड मोर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कहा गया, जब हम किसी की ब्रांड आइडेंटिटी करते हैं तो उसका यानी उसका व्हीकल भी डिज़ाइन करते हैं, यानी एक प्रॉपर सिंबल हर एक जगह लगा देंगे, उसकी कार में भी, उसकी स्कूटर में भी, उसकी कंपनी के एम्प्लॉय की शर्ट में भी, हर एक जगह उसको यानी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे। तो वो ब्रांड आइडेंटिटी की एक निशानी है। तो बिल्कुल सही है असर्शन। रीज़न दिया जा रहा है ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन इफ डन करेक्टली शुड रिजोनेट विद योर टारगेट ऑडियंस एंड डिफरेंशिएट यू फ्रॉम योर कंपिटिटर। यहाँ पे रीज़न भी बिल्कुल सही है कि जो रीज़न कहा जा रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट कहा जा रहा है कि जब आपकी ब्रांड आइडेंटिटी अच्छे से क्रिएट की जाए, ठीक है, डन करेक्टली बढ़िया से की जाए, तो ये आपका ना रिजोनेट करती है, आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करती है और कंपटीशन से आपको अलग करती है, ठीक है। तो हमारा रीज़न असर्शन बोथ आर करेक्ट है और रीज़न भी बहुत अच्छा दिया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 87 को फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे सामने। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड द अदर लेबल एज रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड क्लोजर द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो वही है, असर्शन रीजन पे आते सीधा। असर्शन कहता है शिफ्टिंग ऑफ आर्ट कैपिटल फ्रॉम पेरिस टू न्यूयॉर्क इन 1940s ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। बिल्कुल सही, जब शिफ्ट किया था आर्ट कैपिटल को पेरिस से न्यूयॉर्क में, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में चेंज आया था। और रीजन देखते हैं बिकॉज आर्टिस्ट वर एक्सपोज टू फ्री कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी एंड मॉडर्न इंडस्ट्री। रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है, आर्टिस्ट थोड़े से फ्री हुए, एक्सपोज हुए, जागने के लिए तैयार हुए और चीज़ों को अच्छे से जाना। तो हमारा रीज़न असर्शन दोनों करेक्ट है यहाँ पे हमारा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, सीधा असर्शन पे आते हैं। असर्शन कहता है वंस द आइडिया ऑफ ग्राफिक सिंबल was a simple and all-embracing term for any single coherent visual device that denote identity, recognize ownership of affiliation। यहाँ पे कहा जा रहा है कि once the design of graphic symbol was a simple, जब आपका ग्राफिक सिंपल यानी ग्राफिक डिज़ाइन का जो सिंबल होता है वो सिंपल होगा, and all embracing term any single coherent visual device denote identity, recognize ownership, affiliation। तो आपके एक ओनरशिप दिखेगी, उसमें आइडेंटिटी दिखेगी और एफिलिएशन दिखेगा, ठीक है। तो असर्शन तो सही है हमारा। रीजन देखते हैं बिकॉज द मॉडर्न यूज ऑफ लोगो एंड मार्क हैज पुश्ड द मीनिंग ऑफ द सिंबल इनटू अ कॉर्नर। बिल्कुल सही कहा गया है। जब से यानी लोगो शब्द यूज होता है, मार्क शब्द यूज होते हैं, तो ये सिंबल वाला शब्द है ना वो बहुत किनारे चला गया है। तो रीजन बहुत जबरदस्त है, आसाने वाला है। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और तो हमारा 89 का फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 90 में हमें असर्शन में कहा जा रहा है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द एनवायरमेंट्स ऑफ अगस्टन्स पेव द वे टू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में जाता है यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण और एनवायरमेंटल थोड़े से तो ये जो असर्शन कहा गया ना, इसमें आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। इतना डीप मैं गया नहीं हूँ, पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है।
जैसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना आपका, जैसे समाज के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो वो वाले झगड़े और थोड़ा सा एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा सा यानी केयरलेसनेस, वो सारी चीज़ें यानी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को किस ओर ले जाती है, एब्स्ट्रैक्शनिज्म में। ठीक है, फिर आर्टिस्ट उसकी क्रिटिसाइज करता है उसको, यानी एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। आर्टिस्ट जरूरी नहीं है वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है, एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो असर्शन हमारा सही है। रीजन देखते हैं, बिकॉज द एम्प्लेसमेंट ऑफ पीस एंड हार्मनी नर्चर रियलिस्टिक आर्ट। और ये जो नर्चर करते हैं यानी रियलिस्टिक आर्ट को, यानी पालन करते हैं, एम्प्लेसमेंट करते हैं पीस को। ठीक है, तो हमारा रीजन असर्शन बिल्कुल सही है। आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया तो कम से कम 5 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेशन बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, सेशन रीजन तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे सामने। असर्शन कहता है हीरोग्लिफिक्स इज फाउंड ऑल ओवर इन इजिप्शियन टेम्पल, पिलर्स, पैलेस एक्सेट्रा। बिल्कुल असर्शन सही कहा जा रहा है। वहाँ पे जो हीरोग्लिफिक्स होते हैं, जो यानी हल्की हल्की रिलीफ मान सकते हो आप उसको, तो वो इजिप्शियन के टेम्पल्स वगैरह में हमें दिखने को मिलते हैं, पिलर्स और पैलेसेस वगैरह। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज इट वॉज यूज एज ए डेकोरेशन। नहीं, ऐसे डेकोरेशन में वो यूज़ नहीं करते थे। अगर आप देखोगे तो अजीब सा ही लगता है, डेकोरेशन में तो सुंदर लगती है चीज़ें, बट वो कुछ अजीब सा ही लगता है कि बहुत सारी यानी इकट्ठे ही लिख दी एक दीवार पर और लंबी चौड़ी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न गलत है, असर्शन सही है हमारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे सामने। असर्शन कहता है हमसे कि नंदलाल बोस ट्राई टू डेवलप द सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर एट ललित यानी कला भवन। ठीक है, कला भवन के अंदर जो नंदलाल बोस थे वो एक कोऑपरेशन करना चाह रहे थे, किससे, स्टूडेंट से, बिटवीन टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है ऐसा। रीज़न देखते हैं, बिकॉज द टीचर हु अवॉइड वर्किंग स्टूडेंट विल गेट समथिंग फ्रॉम देम। तो यहाँ पे गलत है कि टीचर अवॉइड करते थे वर्किंग, तो रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन हमारा सही है। तो हमारा ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा 3rd ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे सामने। असर्शन कहता है बंगाल रिवाइवलिज्म इज ए रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल इन आर्ट। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जो कंपनी शैली में इतना सारा काम चल रहा था तो उसको कहीं ना कहीं स्टॉप भी करता है बंगाल आर्ट और रिवाइवल भी करता है अपना इंडियन आर्ट। तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे असर्शन सही है। रीजन कह रहा है कि बिकॉज इट रिजेक्टेड द एकेडमिक स्टाइल ऑफ राजा रवि वर्मा एंड एडवोकेट फॉर द पैन एशिया आर्ट। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। राजा रवि वर्मा जो फॉरेन मतलब जो वेस्टर्न आर्ट को फॉलो करते थे, यानी वेस्टर्न आर्ट को जो आर्ट की टेक्निक्स थी उनको फॉलो करते थे, बट यहाँ पर जो हमारी इंडिजिनस आर्ट टेक्निक्स थी, जो मुगल की, पहाड़ी की, पाल शैली और जितने भी इंडिया की थी शैलियाँ, उनको नर्चर किया गया, रिवाइव किया गया, रिवाइवलिज्म। ठीक है, रिवाइवलिज्म। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। तो रीज़न हमारा सही है, असर्शन भी सही है, बोथ आर हमारा करेक्ट है। तो हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे सामने। सीधा असर्शन पे आते हैं। बिल बोर्ड ऑल्सो कॉल्ड होर्डिंग are typically found in high traffic areas, presenting large advertisement to passing pedestrian and motorist। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो बिल बोर्ड होते हैं वो रोड के किनारे पे आपको दिखेंगे, जो साथ में चल रहे होते हैं रोड के किनारे और जो मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी के ऊपर चल रहे होते हैं, तो उसके वो पास होके ही गुजरते हैं, यानी उसको ऑब्जर्व करके निकलते हैं। तो असर्शन हमारा सही है। रीज़न देखते हैं। As such, folks in cities nowadays are spending more time in transit and less time in home। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो folk in cities में यानी
जो लोग हैं उनका टाइम है जो वो ट्रांजिट में ज़्यादा है और घर के अंदर कम समय दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा रीज़न अटपटा सा ही लग रहा है, यानी रीज़न तो सही है बट ए वाला रीज़न गलत है, यानी असर्शन का रीज़न हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा बोथ आर ट्रू होगा बट रीज़न हमारा सही नहीं है ए के लिए। तो हमारा बोथ आर ट्रू है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे सामने। असर्शन कहता है हमसे ऑफसेट इज ए कॉम्बाइन फ्रॉम द टू वर्ड ऑफ एंड सेट। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ऑफसेट दो शब्दों का मेल है, ऑफ और सेट दोनों का मिलाकर बना है ऑफसेट। रीजन देखते हैं। सेट मीन्स टू अरेंज इन ऑर्डर एंड ऑफ मीन्स टू ओवरटर्न। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो सेट का मतलब होता है अरेंज करना होता है, पेपर्स हर एक मशीन्स वगैरह को सबको सीक्वेंस में अरेंज करना, और ऑफ का मतलब है यानी टर्न ओवर, यानी ओवरटर्न मतलब एक के बाद एक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये हमारा ऑफ सेट का बिल्कुल सही रीज़न है और असर्शन भी सही है। तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 असर्शन कहता है रिसेंट ऑक्शन ऑफ तैयब मेहता पेंटिंग काली हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियन आर्ट इन द वेस्टर्न मार्केट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि तैयब मेहता की ये जो काली वाली पेंटिंग है इसकी वजह से जो इंडियन आर्ट है वो वेस्टर्न मार्केट में इस्टेब्लिश हुई है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि जैसे आप एम.एफ. हुसैन वगैरह को देखोगे तो एम.एफ. हुसैन से भी पहले यानी आर्टिस्ट जैसे नंदलाल बोस हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, तो ये आर्टिस्ट थे जो स्टार्टिंग में अपने फॉरेन गए, अपनी एग्जीबिशन लगाई और वेस्टर्न मार्केट में इंडियन आर्ट के लिए जगह बनाई। ठीक है, तो हमारा असर्शन तो गलत है। यहाँ पे रीजन देखते हैं। अर्लियर द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज नॉट अवेयर ऑफ द आर्टिस्ट वर्किंग इन इंडिया। तो रीज़न भी हमारा बिल्कुल गलत है। जैसा मैंने बताया रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ और नंदलाल और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट और उससे भी पहले के आर्टिस्ट यानी वो वेस्टर्न मार्केट में पहले जा चुके थे और इंडियन आर्ट को प्रेजेंट कर चुके थे। ठीक है, तो हमारा बोथ यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे सामने। सीधा असर्शन पे आते हैं। द रूट ऑफ साइकेडेलिक डिजाइन dug deep into other alternative art forms where LSD was the rocket to an unexplored universe of perception। देखिए असर्शन में कहा जा रहा है जो साइकेडेलिक आर्ट होती है ना उसका जो डिज़ाइन है वो एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स के सामने यानी उभरा। डग डीप इनटू अदर अल्टरनेटिव आर्ट फॉर्म। ठीक है, क्या होता है साइकेडेलिक आर्ट में ये जो LSD वाला ये जो ड्रग होता है ना, ड्रग मतलब एक नशे वाली चीज़, वो कंडक्ट यानी कंज्यूम करते हैं ये साइकेडेलिक आर्टिस्ट जो होते हैं और इसका यूज़ करके थोड़ा सा आर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो असर्शन है हमारा वो करेक्ट है वैसे तो। ठीक है, और रीज़न देखते हैं। लेट 19th सेंचुरी आर्ट नूवे ग्राफिक पैटर्न्स दैट डिफाइन fin de suicide, youth culture and surrealist dreamscape were also an outlier for the psychedelic। और यहाँ पे कहा जा रहा है जो आर्ट नूवे के जो ग्राफिक पैटर्न्स थे वो ये चीज़ डिफाइन करता है फिन दे स्किल, जिसमें कहा जाता है यूथ कल्चर एंड सरलिस्ट ड्रीमस्केप। ठीक है, आर्ट आउटलियर थे इसके। ठीक है, साइकेडेलिक आर्ट के। साइकेडेलिक आर्ट यानी कंप्यूटर पे बेस्ड थी और थोड़े से यानी जो नशा करते थे ये LSD वगैरह लेते थे वो साइकेडेलिक आर्ट में आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे तो बोथ आर करेक्ट है, असर्शन और रीज़न दोनों। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे सामने। असर्शन कहता है ब्राउनकुसी tended in all of his work toward simplification। जो ब्राउनकुसी के काम है वो उसको कहाँ की ओर ले जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन की ओर। बिल्कुल सही। सिंप्लिसिटी इज नॉट एन एंड इन आर्ट। और रीज़न भी सही कहा जा रहा है बट असर्शन से रिलेटेड नहीं है। सिंप्लिसिटी इज नॉट एन एंड ऑफ आर्ट।
तो हमारे रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, तो हमारा बोथ आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे रीज़न करेक्ट नहीं है सिंप्लिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे सामने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें असर्शन कहता है सररियलिज्म फीचर साइक्लिक ऑटोमेशन इन आर्ट ऑफ पेंटिंग। यानी जो सररियलिज्म थे वो फीचर करते हैं साइक्लिक ऑटोमेशन अपनी आर्ट के अंदर जो पेंटिंग में थी, तो जो कि गलत है। ऐसा कोई ऑटोमेशन यूज नहीं किया था इन्होंने साइक्लिक। और रीजन देखते हैं, सररियलिज्म बैंक अपॉन फैंटेसी एंड इलॉजिक जुक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस। तो जो एक सररियलिज्म का कहा जा रहा है रीजन में कि जो फैंटेसी है इलॉजिकल थी उनकी, और जुक्सटापोजिशन मतलब मुकाबला था एक दूसरे से, होड़ थी चीज़ों की। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। सररियलिज्म में जैसे डाली वगैरह हो गया तो कुछ अलग ही लेवल था, ठीक है। फैंटेसी थी बट सबकॉन्शियस माइंड और बहुत सारी अलग चीज़ों से वो हर एक चीज़ को अलग करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों गलत है हमारे, तो हमें बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का 100 क्वेश्चन, जिसमें असर्शन कहता है ब्लॉक ब्रेयर एंड बेरन आर यूज इन रिलीफ प्रिंटिंग। तो रिलीफ प्रिंटिंग में ब्लॉक ब्रेयर और ये बेरन का यूज होता है, तो ये गलत है। ब्रेयर होता तो सिर्फ मान लेते क्योंकि जो रोलर होता है, यहाँ पे ब्लॉक ब्रेयर है, ठीक है। ब्लॉक ब्रेयर और बेरन का यूज रिलीफ में नहीं होता। रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज इन दिस टेक्निक द इंक इज अप्लाइड ऑन द रेज सरफेस एंड प्रिंट इज टेकन। रीजन हमारा बिल्कुल सही दिया जा रहा है रिलीफ प्रिंटिंग के ऊपर, बट हमारा असर्शन गलत है। तो रीजन सही है हमारा बट असर्शन गलत है, तो हमारा हो जाएगा ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कांग्रेट्स, आपने पूरे 100 क्वेश्चन को सीखा यहाँ पर। ऐसी वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ, एंड यू आर अ ग्रेट लर्नर। और अब जाके पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक से वो पेपर डाउनलोड कीजिए विजुअल नेट का, और जाकर खुद अटेम्प्ट कीजिए उस पेपर को, जिससे आपकी जो नॉलेज होगी वो खुद एनहांस हो जाएगी, इतनी एनहांस हो जाएगी कि आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। और कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट अपने आप को वीक मानता है, और कहीं ना कहीं कोई ज्यादा ही सीरियस है कि मेरे को ये वाला पेपर क्रैक करना ही करना है, तो उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग तो दूंगा, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, बहुत सारे नोट्स मिलने वाले। जैसे मैंने आपको कोचिंग की क्लास दी, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलेगा आपको, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को शेयर किया जाएगा, जो रिसेंट की एक्टिविटी होगी, क्योंकि रिसेंट की एक्टिविटी आपको भी पता बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये था हमारा पूरा ऑनलाइन कोचिंग का प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जब भी इस नंबर पर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।